Namaste, thank you very much for giving me this opportunity to interact with you all. What I do, can you go to the next slide please? Just keep moving. So, a little bit about myself, what I do. I run this bilingual travel blog called Hindi Tales, which I used to very actively write till COVID hit us, and there was a complete pause after that. I still write it, I still maintain it, but I'm not as active as I used to be. I have a podcast which is called Detours, and a whole lot of e-activity we do. These are my books. If you can see, this is also my journey from being an innovation consultant, writing a business book which was published by Penguin Random House, to the 5 titles below which are on temples. So when Niranjana ji first spoke to me, we spoke about temples. We thought we were going to talk about temples and the heritage of temples. But then she told me that you are going to work on the Kund of Banaras. तो हमने कहा वाटर हेरिटेज पे बात करते हैं, क्योंकि भारत भर में वाटर हेरिटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ इतनी सुंदर कहानियां जुड़ी हैं. होपफुली वहां से आप उसको उठाकर उसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं. Next, I am currently a visiting professor at BHU Bharat Vidyat Kendra. So thank you sir for giving me this bigger opportunity to come here and interact with all these students. Next. Okay, so just to set the context, I am assuming ये आप सबको पता है, जल हमारे 5 महाभूतों में से एक है, ठीक है? Next. Everything in this world, and I think द्विवेदी जी से बेटर इस पर कोई नहीं बोल सकता कि इस विश्व में जो भी चीजें हैं, इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, वो इन 5 महातत्वों से बनी है, from our body to the body of this earth. और पॉपुलरली हम जानते हैं कि अर्थ पे 70% पानी है, हमारा शरीर भी 70% पानी है, तो ये पानी की महत्वता है. उसके बाद पानी से हमें क्या मिलता है, ये थोड़ा संस्कृत का सब्जेक्ट है, मुझे नहीं छेड़ना चाहिए, लेकिन जल जो है वो हमें रस देता है. तो हमारे जीवन में जितने रस हैं वो जल के थ्रू हमारे पास आते हैं. नेक्स्ट, ये सिर्फ कॉन्टेक्स्ट था, और अब हम देखते हैं जो हमारा पानी है, जो विश्व में हमारे पास अवेलेबल पानी है, उसमें से मोर देन 97%, अबाउट 97.5% पानी जो है वो सॉल्ट वाटर है, जो हमारे समुद्रों में, जो हम यूज नहीं कर सकते. एंड फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज नहीं बनी है जो सॉल्ट वाटर को ड्रिंकेबल वाटर या पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट कर सकता है. ना हमारे ग्रंथों में भी सच नहीं मिलता, और आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी हम सॉल्ट वाटर को, तो वो जो 97.5% वाटर है, उसको पोर्टेबल केवल और केवल हमारे जो वाटर साइकिल है, जो सूर्य उसको सोख के बादलों के रूप में आके हमारे धरती पर बरसाता है, वही एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास अवेलेबल है समुद्र के पानी को पीने का पानी में कन्वर्ट करके. अब जो बाकी पानी बचता है 2.5%, उसमें से अधिकांश पानी जो है वो हमारे दोनों पोल्स पे है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ग्लेशियर्स की फॉर्म में, आइस की फॉर्म में, which is also not available to us directly. उसके बाद जो 0.5% पानी जो हमें अवेलेबल है यूज करने के लिए, वो हमें मिलता है वर्षा के फॉर्म में और नदियों के फॉर्म में. नदी का पानी भी अमूल वर्षा का पानी ही होता है. वर्षा का पानी जब ऊंची जगह पे गिरता है वो नदी का रूप लेके हमारे पास आता है, या नदी के साथ जुड़ी जो कनाल्स हैं उनसे हम अपनी तरफ उसे मोड़ सकते हैं. और नदियाँ इसीलिए वर्षा ऋतु में ही स्वेल करती हैं, जब उनमें पानी अधिक होता है. और यू विल बी सरप्राइज्ड कि पानी का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है वो हमारी क्रॉप्स है. जो हमारी व्हीट और राइस है, ये पानी की सबसे बड़ी कंज्यूमर है. और इंडिया बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट एंड राइस, हमारा अधिकांश पानी इन फसलों में चला जाता है. मीट प्रोसेसिंग में बहुत पानी जाता है, वो भी हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. लेकिन
फिर भी भारत को मैं जल प्रधान देश कहूंगी, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है और उस कोस्ट लाइन में सब नदियां बहती हैं, नेटवर्क ऑफ रिवर्स है, रिवर बेसिन्स है, नेचुरल और मैन मेड लेक्स है, वेल्स है, स्टेप वेल्स है जो अभी आपने जिनके बारे में सुना, और भारत में अबंडेंट रेन होती है। दुनिया के बहुत कम ऐसे देश हैं जिनको इतनी रेन मिलती है जितनी की हमें मिलती है, लेकिन उस रेन को संभालने की जो टेक्नोलॉजी थी, जो कल्चर था, वो कहीं हमने खो दिया है इन लास्ट अबाउट 150 ईयर्स। आज 150 साल में वो पानी वर्षा के पानी को संभाल के रखने की जो टेक्नोलॉजी थी, जो कल्चर था, जो हमारी संस्कृति थी, उसको हमने खो दिया है और उसको हम उसके पे चल रहे हैं। आपने कौन सी स्लाइड बोली? आपको नया वाला कर दिया था? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जो हमारे तीर्थ है, तो वर्ड तीर्थ जो है उसका एक अर्थ है पानी या पानी के स्रोत। तो हमारे जितने बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, ये नर्मदा का तट है माहेश्वर में, जो शायद भारत का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है कंपेरेबल टू बनारस। बनारस में बहुत बड़ा रिवर फ्रंट है, सबसे बड़ा है, लेकिन ये शायद सबसे बड़ा है। आगे चलिए, ये तो मेरी स्लाइड ही नहीं है, चलिए आगे। एनीवे, तो हमारे जितने तीर्थ स्थल हैं वो स्थल है जहां पर हम पानी की पूजा करते हैं, जहां पर हम पानी को ही देवता मानते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं काशी में सबसे बड़ा तीर्थ क्या है, तो क्या है? गंगा। मथुरा में सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? इनफैक्ट जब आप ब्रज क्षेत्र में जाते हैं तो वहां कहते हैं कि 3 ही तीर्थ है, बाकी सब प्रपंच है। 3 तीर्थ क्या है? एक यमुना का जल, एक ब्रज की रज, ब्रज की भूमि और गोवर्धन पर्वत, मतलब तीनों प्राकृतिक स्रोत वो ही है। हमारे जितने तीर्थ हैं वो सब के सब हमारे किसी ना किसी नदी, सरोवर, कुएं या किसी ना किसी वाटर बॉडी के पास स्थित है। जैसे काशी, आगे चलिए, ओंकारेश्वर नर्मदा के तट पर। ये जागेश्वर धाम है, एक 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। ये पहाड़ कुमाऊं की पहाड़ियों में टॉप पर है, लेकिन इसके पास से भी एक नदी होकर गुजरती है। तो मुझे आज तक ऐसा कोई तीर्थ नहीं मिला है जहाँ जल को पूजा नहीं जाता है। ये दक्षिण भारत में भूत लिंग होते हैं, पंचभूतों के लिंग होते हैं। तो आकाश लिंग, जल लिंग, अग्नि लिंग, पृथ्वी लिंग, वायु लिंग। तो ये जो सेकंड वाला है, वो सेकंड वाला मंदिर जो है वो जम्बुकेश्वर है, जो जल लिंग है। तो वहां इस तरह से भी इन तत्वों की पूजा होती है और उसमें जल तत्व एक प्रधान तत्व है। ये 2 हमारे सबसे प्राचीन तीर्थ स्थल है, नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ और पुष्कर, जो कि एक सरोवर के अराउंड है। 3 सरोवर है यहाँ पर, लेकिन हम मेनली एक तीर्थ को जानते हैं, तो पुष्कर और नैमिषारण्य। नेक्स्ट, ये अयोध्या का मैप है। मुझे अयोध्या पे काम करने का अवसर मिला था, तो हमने अयोध्या का मैप रिक्रिएट किया था based on how Ayodhya is defined in Skand Puran, which is roughly 2000 years ago. और जब मैं अयोध्या विजिट करने से पहले मैंने लिस्ट बनाई, तो मुझे करीब 55 कुंड मिले थे। और मैं अपने मन में ये सोच के गई कि इसमें से 10-20% भी मुझे मिल जाएंगे तो वो एक सक्सेस होगा, क्योंकि 2000 पहले जिन कुंडों का वर्णन है वो उनका आज मिलना कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी है,
ये मेरे मन में नहीं थी। लेकिन जब मैंने अयोध्या जाकर फील्ड वर्क करके इन कुंडों को मैप किया तो लगभग सारे कुंड मिल गए, लगभग। एक दो कुंडों पे कॉलेज बन गए हैं, एक दो कुंडों पे बोला जाता है कि यहाँ था, लेकिन जगह मार्क है। अब आप देखेंगे जो ऊपर आपको ब्लू बैंड दिख रहा है वो सरयू नदी है, और उसमें जो ऊपर एक बैंड आके मिल रहा है वो घरघरा है, और जो नीचे ये बैंड है ये तमसा नदी है। तो ये अयोध्या की डिफाइंड लिमिट्स है, तमसा, घरघरा और सरयू का संगम। और इस तरफ कहीं तमसा और सरयू का संगम भी होता है। आप ये सोचिए, इस नगरी में, अयोध्या हमेशा से नगर था, 3 पेरेनियल रिवर्स हैं, 3 सदा नीरा नदियां, लेकिन फिर भी उसके अंदर 50 से 60 कुंड हैं। 50 से 60 ऐसे कुंड हैं जिन्हें अलग अलग देवी देवताओं ने बनाया जब वो अयोध्या आए, जिन्हें ऋषि मुनियों ने बनाया, जिन्हें राजाओं ने बनाया, रानियों ने बनाया, अलग अलग कुंड हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसी जगह जहां पर इतनी पेरेनियल रिवर्स हो, वहां पर कुंडों की क्या आवश्यकता। एंड यही क्वेश्चन हम बनारस के लिए, मथुरा के लिए भी पूछ सकते हैं कि जहां पेरेनियल रिवर्स हैं वहां इतने कुंड बनाने की क्या आवश्यकता। डू यू हैव एन आंसर, ऑल ऑफ यू हु हैव रिसर्च द कुंड, क्यों है इतने कुंड? हाँ, बोलिए, डोंट वरी कि आंसर सही है गलत है। पानी को संचित करने, पानी को संचित करने। ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कोई पहले वहाँ से प्यूरिफिकेशन मतलब बात करके एक बार फिर जाए, ताकि वो जो भी प्योरिटी है उसकी रिवर की वो भी बनी रहे, और मतलब हम कह सकते हैं एक प्योरिफिकेशन के लिए बना हो, या फिर रिचुअल्स के लिए, जैसे कोई भी फेस्टिवल में कोई रिचुअल्स के लिए भी बन सकता है। ओके, और कोई कारण? नदी जब गंगा में, बनारस में कितना पानी पहुंचेगा ये किस पे निर्भर करता है? सबसे पहले तो वर्षा पे, कितनी वर्षा होगी। उससे पहले वो जहां जहां से होके आ रही है वहां के कोई भी लोग उसका पानी रोक सकते हैं, दूषित कर सकते हैं। हमें बहुत सारी स्टोरीज मिलती हैं अर्थशास्त्र से लेकर अभी ब्रिटिश काल तक की, जहां जब किसी को, आपको युद्ध केवल रणभूमि पे नहीं लड़े जाते या बॉर्डर पे नहीं लड़े जाते, बहुत बार पानी को प्रदूषित कर दिया जाता है ताकि आप वही पानी कंज्यूम करें और आप समाप्त हो जाए। तो आपके पास डिफरेंट वाटर सोर्सेज चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एक नदी पर डिपेंडेंट नहीं हो। वो नदी किसी भी कारण से कल को उसका पानी का प्रवाह कम हो सकता है, जैसा कि हम देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो नदियों का अग्रीमेंट हुआ था, वो एट सम पॉइंट इन टाइम एनीबडी कैन पुल द स्ट्रिंग एंड से हम नहीं देते पानी। आई थिंक भारत की ऑलमोस्ट हर स्टेट बॉर्डर्स पे पानी के लिए लड़ रही है, कर्नाटका और तमिलनाडु लड़ रहे हैं कावेरी के पानी के लिए, पंजाब और हरियाणा लड़ रहे हैं सतलुज के पानी के लिए। तो वो पानी की जो दिस वाज अ वे टू इंश्योर कि हमारे पास मिनिमम पानी रहेगा और ये पानी हमारे कंट्रोल में है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमें पानी की रिस्पेक्ट थी, वी हैड अ रिलेशनशिप विद द वाटर, कि ये पानी भगवान ने मुझे दिया है, इसको सहेज के समेट के रखना मेरा काम है। बेसिक रिलेशनशिप भी है। कोरोना के टाइम पर मैंने एक क्विज किया और बहुत लोगों से पूछा कि आप किस नदी का पानी पीते हैं। तो यंगर एज ग्रुप में ऑलमोस्ट नोबडी न्यू, एवरीबडी थॉट टैप से पानी आता है। किसी को नहीं पता था कि किस नदी का पानी हम पी रहे हैं, या किस नदी के पास हमारा जन्म हुआ है, या किस नदी के पास हमारा कोई भी जन्म से रिलेटेड संस्कार हुआ। तो ये हमारा ब्रोकन रिलेशनशिप विद वाटर है। ये हमारा जो एक रिश्ता होता था पानी के साथ, जिस पानी ने हमें नर्चर किया है, जिस पानी से हमारा हमारा पालन पोषण हुआ है, उसके साथ हमारा टूटा हुआ रिलेशन है। ये पहचानते हैं ये क्या है?
बावड़ी है, लेकिन ये बहुत फेमस, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। रानी की वाव, ये है रानी की वाव, पाटन, गुजरात में। अब ये बावड़ियां हमें भारत भर में मिलती है, आप कहीं भी चले जाइए, आप भारत भर में मिलती है। और इनका एक नाम है, जिस बावड़ी का एक साइड खुला होता है, जैसा कि इसका खुला है, उसे जया कहते हैं। जिसकी 2 तरफ से एंट्री है उसे भद्रा कहते हैं, जिसकी 3 तरफ से है उसे जया कहते हैं, और जो चारों तरफ से खुला है उसे विजया कहते हैं। तो इनके नाम थे। और ये है आभालेरी की चांद बावड़ी, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, स्टनिंगली ब्यूटीफुल बावड़ी। ये जयपुर और आगरा के बीच में, रफली जयपुर आगरा के बीच में मिलती है। तो अगर आप, ये आगे पीछे खुद से हो रहा है, तो ये जया बावड़ी है। और अगर आप इसके स्टेप्स देखेंगे, कोई मुझे बता सकता है इसके स्टेप्स ऐसे क्यों डिजाइन है? केवल सुंदर दिखने के लिए या इनका कोई प्रैक्टिकल रीजन भी है? उसके लिए इतने स्टेप्स बनाने की क्या जरूरत है? चलिए, और कोई कारण कि ये स्टेप्स इस तरह से बनाए गए हैं? There is an engineering reason behind it. आप देखेंगे ये सडनली ऐसे डीप है। अगर आपको डेप्थ पे नीचे उतरना है और अगर सीधी सीढ़ी होगी तो वो सीढ़ी बहुत ऊंची होगी, जो कि आपको दिख रही है। उस सीढ़ी को आप ह्यूमनली नहीं क्रॉस कर सकते, और प्लस आप ऐसे गिर सकते हैं। तो उन्होंने उतरने के लिए साइड की सीढ़ियां बना दी, ताकि ना तो आप गिरे, प्लस एक सीढ़ी में 6, 7, 8 सीढ़ियां बन गई। लेकिन उसको इतना एस्थेटिकली बनाया कि आज दुनिया भर के लोग इस आर्किटेक्चर को पढ़ने आते हैं। प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट थी कि बहुत डीप बावड़ी में कैसे लोग घड़े लेके चलते थे। पुराने जमाने में महिलाएं घड़े लेके इसके नीचे उतरती थी जहां तक पानी का लेवल होता था। तो ये प्रैक्टिकल नीड थी, बट फुलफिल्ड इन अ वेरी वेरी एस्थेटिक वे। ये कोई पहचान सकता है क्या है ये? ये एक सिटी है, मांडू, मध्य प्रदेश में है। मांडव भी बोला जाता था इसे। ये अपने समय में विश्व की सबसे घनत्व आबादी वाला जगह रहा, और ये पहाड़ के ऊपर है जहां पानी का कोई सोर्स नहीं। The closest river is about 40 miles, which is नर्मदा, जिसका पानी यहाँ नहीं लाया जा सकता, और जिसका पानी यहाँ नहीं लाया जा सकता, और यहाँ पर ग्राउंड वाटर होने की पॉसिबिलिटी 0 है। लेकिन फिर भी यहाँ पर इतनी डेंस पॉपुलेशन कैसे रहती है? This whole city is designed around water. आप देखेंगे, आप अगर इस शहर में वॉक करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक समुद्र में चल रहे हैं और बीच बीच में आइलैंड्स हैं। हर बिल्डिंग ऐसे डिजाइन की गई है कि उसमें पानी स्टोर किया जा सकता है। हर बिल्डिंग, आप राजा का पैलेस भी देखने जाएंगे तो वो बीच में पानी का टैंक है और उसके आसपास महल बना है। रानी रूपमती की अगर आपने कहानी सुनी हो, रानी रूपमती बाज बहादुर की जो प्रेम कहानी है वो इसी शहर की है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब रानी रूपमती ने बाज बहादुर से विवाह करना था तो उसने कहा कि मैं नर्मदा की पूजा करती हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ मांडू में तभी शिफ्ट हो सकती हूँ अगर मैं वहां से प्रतिदिन नर्मदा की पूजा कर सकती। तो इन्होंने क्या किया, एक पहाड़ की ऊंची चोटी पे एक और ऊंचा महल बना दिया जिससे नर्मदा दिखती थी। 40 किलोमीटर दूर नर्मदा दिखती थी। लेकिन ऊपर तो देखने के लिए महल बना दिया, नीचे पूरी एक बावड़ी बना दी ताकि उस महल पे जितना पानी गिरे वो सारा का सारा बावड़ी में इकट्ठा हो जाए। और वहां पर पानी इतना इकट्ठा होता है कि वहां के जो राजा महाराजा थे वो स्विमिंग पूल तक अफोर्ड कर पाते।
and they had their own filtration mechanism. वो पानी ऐसे होके निकलता था रेत के थ्रू कि वो पीने का पानी बन जाता। And these were very simple natural water management techniques. ये मुंबई का बाणगंगा कुंड है, ये समुद्र तट के बहुत पास है। इसकी कथा रामायण से जुड़ी है, ऐसा बोला। हाँ, इसकी कथा रामायण से जुड़ी है ऐसा बोला जाता है। यहाँ एक मंदिर है बालुकेश्वर महादेव, जिसे श्री राम ने स्थापित किया था बालू से, सैंड से। ये बॉम्बे का ओल्डेस्ट लिविंग क्वार्टर्स है। तो बॉम्बे शहर बसा वो इस कुंड के आसपास का था, जबकि वो पूरे आइलैंड्स पे है, लेकिन इस कुंड से शुरू होकर वो पूरा शहर बसता गया और बढ़ता गया, जो आज है वो बन गया। ये भी बॉम्बे से है। ये एक कान्हेरी केव्स है। आप लोगों ने अजंता एलोरा केव्स सुनी होगी, लेकिन कान्हेरी केव्स जो है वो बॉम्बे शहर के बीचों बीच है। वहाँ संजय गांधी वन अभयारण्य है, वहाँ पर ये है। और आप देखेंगे कि वहाँ पूरी पत्थर को काट के वो केव्स बनाई गई हैं, लेकिन हर केव के बाहर इस तरह कनेक्टेड कुंड है। तो ऊपर से जब पानी आता है, एक कुंड भरता है, जब वो पूरा भर जाता है तो आगे पानी जाता है, भर जाता है, फिर आगे पानी जाता है, फिर आगे पानी जाता है। इस तरह से उस केव सिस्टम पे गिरने वाली पानी की एक भी बूंद वेस्ट नहीं होती है, और इन कुंडों में पानी अगले 12 महीने तक जीवन यापन करता है। और ये करीब 2000 साल पुरानी केव्स है, और आज भी अगर आप इसमें वर्षा ऋतु के बाद जाएंगे तो आपको पानी इकट्ठा होता दिख जाएगा। This is what you should be inspired from. ये हमारे ही पूर्वज बना के गए हैं, 2000 साल पहले बना के गए हैं, और आज हम इसको रिक्रिएट भी नहीं कर सकते। इसकी इंजीनियरिंग, इसके एस्थेटिक्स, इसकी the whole design, this is something which we need to replicate today. ये जैसलमेर की गंगेसर लेक है। आपको पता है कि जो भारत में थार डेजर्ट है वो विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला डेजर्ट। दुनिया में बहुत बड़े बड़े डेजर्ट्स है, सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा आबादी वाला जो रेगिस्तान है वो हमारे भारत का थार डेजर्ट। जैसलमेर के आसपास वाला जो एरिया है उसमें उतनी बारिश होती है जितनी आपके हमारे यहाँ एक दिन में होती है, उनके यहाँ साल में इतनी बारिश होती है, लेकिन वो उसी बारिश से पूरा साल बिता देते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी लेक्स बना के रखी है, इतने वाटर सिस्टम बना के रखे हैं कि एक भी बूंद वेस्ट नहीं होती। लहरिया साड़ी आपने पहनी है, इस साड़ी का डिजाइन भी वाटर मैनेजमेंट से आता है। और ये पानी कैसे हमारे कल्चर में आ जाता है कि जब स्त्रियां पानी भरने के लिए जाती थी तो वो ये लहरिया साड़ी पहन के या लहरिया लहंगा, लहरिया डिजाइन पहन के जाती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो आप पहनते हैं वो आप अट्रैक्ट करते हैं। ये सीक्रेट एंड कॉम्प्लेक्सा जो आप आजकल देखते हैं, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। तो लहरिया या दूसरा बूंदी, जिसको हम बांधनी बोलते हैं, उसमें भी बूंदों का की एक कल्पना है कि बूंदे हो और लहरें हो। तो वहाँ की स्त्रियां, कभी आप सोचिए कि राजस्थान की स्त्रियां ही क्यों बूंदी और लहरें पहनती है, क्योंकि उनके यहाँ पानी नहीं होता, तो वो सब पहनती है जिससे कि पानी अट्रैक्ट हो, या जब वो रेत में चल रही है तो एक पानी के आने का आभास हो। और एक पूरा उनका म्यूजिक सिस्टम है जिसे पनिहारन बोलते हैं, पनिहारन म्यूजिक, जो पूरा का पूरा पानी के ऊपर है। वहाँ के महलों, बीकानेर के महलों में आप जाएंगे तो उन्होंने पूरे मेघ जो है वो पेंट कर रखे हैं। जब आप उनसे पूछेंगे किस लिए, तो वो बताएंगे कि हमारे बच्चे ऐसे मेघ देख ही नहीं पाते हैं, तो हम उन्हें पेंट करके दिखाते हैं कि मेघ ऐसे होते हैं, बादल ऐसे होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बादल साल में थोड़ा बहुत एक दिन दो दिन आता है। एक तरफ ये है।
दूसरी तरफ हमारे पास भारत की विविधता देखिए, दूसरी तरफ हमारे पास शिलोंग मेघालय है, जहाँ पर विश्व की सबसे अधिक बारिश होती है। चेरापूंजी में विश्व की सबसे अधिक बारिश होती है। लेकिन विडंबना क्या है, बारिश सबसे अधिक होती है, लेकिन आप गर्मियों में चेरापूंजी चले जाइए, वहाँ पानी की किल्लत होती है। आज वहाँ भी पानी बोतलों में बिक रहा है। तो ये क्या है, ये हमें दिखाता है कि हमारा जो कल्चर था, वहाँ थोड़े से पानी में भी हम अपना जीवन यापन करना जानते थे, उसको संभालना जानते थे। और आज हमारी स्थिति ये है कि जहाँ हमारे पास अधिक से अधिक पानी है, विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वहाँ पर भी 6 महीने के बाद जब वर्षा ऋतु नहीं है, हमारे यहाँ पानी की किल्लत होती है या पानी बॉटल्स में बिकता है। राजस्थान में वापस आती हूँ। राजस्थान के लोग, क्योंकि उनको पानी की किल्लत ज्यादा होती है, 3 तरह का पानी मांगते हैं। पालार पानी जो आकाश से आता है, रेन वाटर, उसके बाद पाताल पानी जो धरती से आता है, और राजस्थान में एवरेज धरती के नीचे का पानी 150 फीट के बाद ही मिलता है, कहीं कहीं तो 400 फीट में मिलता है। और तीसरा है रेझानी पानी। ये वो पानी है जो रेत अपने में एज मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है। उन लोगों ने ये टेक्निक भी डेवलप कर ली है कि रेत से पानी कैसे निकाल दिया जाए। तो वो ये 3 तरह के पानी पे, और वो कभी आप उनकी शेखावटी एरिया में जाए तो ये देखिएगा, उनको कुई बोलते हैं। वो कुई से कैसे पानी रेत से निकाल लेते हैं। छोटी छोटी कुइयां बनी होती है, जहां तक रेत का लेवल है, रेत में से पानी निकाल के वो स्टोर कर लेते हैं। हाँ, तो ये कोई पहचान सकता है कि आपसे बहुत दूर की चीज नहीं है। ये श्रृंगवेरपुर है। श्रृंगवेरपुर वो जगह है जहाँ पे भगवान राम ने गंगा पार की थी, जहाँ केवट का प्रसंग आता है। ठीक है, अब भगवान राम के समय में तो नहीं पता, लेकिन ये करीब 2000 साल पहले, फर्स्ट सेंचुरी आफ्टर द कॉमन एरा, ये एक टैंक सिस्टम है। अगर आप नीचे उसका डायग्राम देखेंगे तो गंगा का पानी है। जब गंगा में पानी स्वेल होता है तो वो एक टैंक में जाता है, एक टैंक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और जब ये सारे टैंक भर जाते हैं और पानी ओवरफ्लो होता है तो वापस गंगा में पानी आ जाता है। ये एक कनेक्टेड टैंक सिस्टम श्रृंगवेरपुर में प्राचीन काल का आज भी चल रहा है। यूज हो रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, बट इट्स स्टिल वर्किंग। तो ये जहाँ पर भी नदियाँ स्वेल होती थी, वहाँ ये टेक्नोलॉजी यूज होती थी कि उसका एक्स्ट्रा पानी रख लो अपने पास, जब गंगा नीचे जाएगी तो ये पानी हमारे काम आएगा। ये खंबा क्या है, कोई सोच के बताएगा? ये अक्सर आप देखेंगे कुंडों के आसपास ऐसे खंबे हमें मिलते हैं। Any rough idea? Yes, घड़ी का काम कर सकते हैं, बट नहीं, मतलब not to the best of my knowledge. Anybody else, girls? पानी का लेवल देखने के लिए तो ये खंबे लगे होते थे पानी का लेवल। आज हम पानी का लेवल कैसे नापते हैं? अगर मैं आपको गंगा में बोलूँ आज पानी 30 मीटर पे है, आपको क्या समझ आएगा? हाँ, लेकिन आपको ये समझ आएगा इसका मतलब मेरे लिए क्या है? 30 मीटर है या 50 मीटर है या 100 मीटर है? इट्स मीनिंगलेस अनलेस आई नो कि उसका बेस लेवल क्या होता है। ठीक है, या वो बेस लेवल बदलता रहता है। तो अगर हम राजस्थान में जाते हैं तो हमें यूजुअली कृष्ण जी की मूर्तियाँ मिलती है, क्योंकि वहाँ कृष्ण उपासक है। तो कृष्ण जी की मूर्तियाँ मिलती हैं, जहाँ लोग बोलते हैं कि बरसात के बाद या बरसात के मौसम में कि पानी ठाकुर जी के पैर छू गया, मतलब इतना पानी है कि हमारा अगला साल निकल जाएगा, बेयर मिनिमम वाटर। फिर उनकी नाभि तक आ गया, मतलब थोड़ा पानी हम एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं, इनफ वाटर। फिर उनके गले तक आ गया, बांसुरी तक,
लेकिन अगर पानी सिर से निकल गया, हम आम भाषा में कहते हैं पानी सिर से निकल गया, ये कहावत वहीं से आती है। पानी सिर से निकल गया तो सब छोड़ के भागो और गांव इवैक्यूएट करके अपनी जान बचा के भागो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, जो करेंगे भगवान करेंगे। तो ये वाटर मार्कर्स होते थे जो आम भाषा में बताते थे कि पानी कितना है। राइट साइड पे जो आप फोटो देख रहे हैं ये ताप्ती नदी की है। एक शहर है बुरहानपुर एमपी में, जिसका ओरिजिनल नाम ब्रह्मपुर हुआ करता था, अभी बुरहानपुर है, जहाँ ओरिजिनली ताजमहल बनना था। मुमताज महल वहाँ बनी थी, करीब 2 साल बनी थी, फिर वो इस नदी के किनारे नहीं बना पाए ताजमहल, तो वो आगरा आ गए। वहाँ नदी के किनारे, नदी के बीचों बीच एक हाथी और उसका बच्चा है, बीचों बीच बड़ा सा हाथी का स्कल्पचर है पत्थर का, और एक बच्चे का स्कल्पचर है। उसको देख के आप नदी का लेवल देख सकते हैं। ये जितने मंदिर हैं, ये शिव मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर हैं, हर मंदिर का अलग रंग है और एक अलग लेवल है। और आज भी वो लोग फॉलो करते हैं कि अगर इस मंदिर तक पानी आ गया तो कल को सूरत में बाढ़ आएगी। ये हमारी कोडेड लैंग्वेज थी। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी पे गुवाहाटी के बहुत पास एक आइलैंड है, उमानंदर आइलैंड, बहुत छोटा सा आइलैंड है, उसमें सिर्फ एक मंदिर है, उमा महेश का मंदिर है। तो जब आप बोटिंग करके वहां जाते हैं तो अक्सर बोटमैन आपको कथाएं सुनाते हैं, और वो कथा क्या सुनाते हैं कि जिस दिन उमा महादेव के दरवाजे पे पानी पहुंच गया प्रलय हो जाएगा। ठीक है, आम भाषा में, और हम इसको आजकल तो सुपरस्टिशन कहते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि उस मंदिर का लेवल वो है कि जब पानी वहां पहुंच गया तो पूरा गुवाहाटी डूब जाएगा, और वो एक तरह से प्रलय का ही स्वरूप है। तो ये हमारे बहुत सारी कोडिफाइड लैंग्वेज है जो हमें अपने वाटर बॉडीज से मिली। ये कांचीपुरम के बीचों बीच एक सर्व तीर्थ कुंड है। हर तीर्थ में, गोकर्ण में, यहाँ पर हर जगह हमें शहर के बीचों बीच एक बड़ा कुंड मिलता है, जिसमें कि पूरे शहर का पानी आता है, और उसके आसपास मंदिर बने होते हैं। मंदिर क्यों बनते थे? अब मंदिर पहले बने या कुंड पहले बने? मेरा मानना है कुंड पहले बने, क्योंकि मंदिर जो है वो उसकी शुचिता के लिए थे। जब हम मंदिर बना देते हैं, आस्था से जोड़ देते हैं, तो लोग गंदा कम करते हैं। हालांकि आज तो ऐसा नहीं हो रहा, जैसा आप बच्चों ने भी बताया कि जब आप गए तो कितने गंदे थे वो कुंड, तो मतलब आज हमारे लिए शुचिता का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ये एक अग्निलिंगम का कुंड है, एक बड़ा सा मंदिर है, और मंदिर के अंदर ही ऐसे 3 या 4 कुंड है, बड़े बड़े। अब भारत से बाहर का एक एग्जाम्पल, पेट्रा जॉर्डन में एक विश्व धरोहर है, जिसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है, ऑलवेज ऑन टॉप। और मुझे यहाँ जाने का अवसर मिला, तो मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज लगी वो पत्थरों से बनी हुई नगरी है। मतलब एक पत्थर है रोज पिंक कलर के, और उन्होंने केव्स खोद खोद के वहाँ पर नगर बसा दिया। आज भी वहाँ पर वहाँ की जनजातियाँ रहती हैं, बदाऊन बोलते हैं उन्हें, बेदुइन्स बोलते हैं, और वो अभी भी वहाँ रहते हैं। वहाँ पर जब आप अंदर जाते हैं, आपको ऐसे ही पानी के चैनल्स मिलते हैं जो आप देख रहे हैं। मेरे पास एक दूसरी फोटो नहीं है, एक चैनल ऐसा है और एक चैनल मिलता है जिसमें टेराकोटा के पाइप्स मिलते हैं। तो ये है नॉर्मल पानी को कलेक्ट करने का सिस्टम, और टेराकोटा वाली जो पाइप्स हैं वो पीने का पानी कलेक्ट करने का सिस्टम है। तो जितनी विश्व में भी जितनी प्राचीन सभ्यताएं हैं, उनको पानी संभालना आता था, या जहां पानी संभलता था वहीं सभ्यता बसती थी। ये नागपुर का है। ये जो आप आगे देख रहे हैं, ये आज से 150-200 साल पुराना बना हुआ वाटर डिस्पोजेबल सिस्टम है। इतनी एस्थेटिकली बना है, और उसके पीछे जो आप पाइप्स देख रहे हैं, ये हमारे समय की देन है। आजकल हम एस्थेटिक्स ऐसे बना रहे हैं, जबकि 150 साल पहले भी हमारे पूर्वज ऐसे बनाते थे। नेक्स्ट, फिर हमारे वाटरवेज होते थे। मैं
साल में उन्होंने 3 बार भारत का पूरा भ्रमण किया। तो ये प्रश्न उठता है कि कैसे किया? फ्लाइट नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, तो कैसे किया? तो उत्तर मिलता है वाटरवेज से, और वो वाटरवेज एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और अगर हम मुगल काल तक भी देखते हैं तो गंगा यमुना में वाटरवेज थे जिसके थ्रू ही ट्रेड होता था। या हमें महाभारत में जो सार्थवाहन की कथाएं मिलती हैं उसमें भी पता चलता है कि वाटरवेज को, शिप्स को अच्छे से यूज किया जाता था। बट थैंकफुली इंडियन गवर्नमेंट इज रिवाइविंग दिस। सम ऑफ द वाटरवेज आर बीइंग ब्रॉट बैक। ये केरल का एक वाटरवे है जो अभी भी चलता है। केरल क्योंकि बहुत ही जल प्रधान राज्य है, तो वहाँ अभी भी बोट्स चलती हैं जहाँ पूरे स्टेट में बोट से ही ट्रैवल कर सकते हैं। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि हम जल को कैसे, अब आज भी उत्तर भारत में, आई थिंक बनारस में भी होगा ही, ये फोटोज राजस्थान की है कि गर्मी के दिनों में लोग बैठकर जलपान करते हैं। और क्राइटेरिया क्या होता है? जो भी प्यासा है उसे जल पिलाइए। अब अंग्रेजों ने आके इसमें पूरा कास्ट एनालिसिस कर दिया। वो एक दिन बैठेंगे और बोलेंगे इस औरत ने इतने ब्राह्मणों को, इतने क्षत्रियों को, इतने शूद्रों को पानी पिलाया, और वो हमारा एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। इसके बेस पे हम आगे सब कुछ लिखना शुरू करते हैं। और द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज दैट इसका एक ही क्राइटेरिया था, और जो हमारे शास्त्रों से आता है कि जो भी प्यासा है उसे जल दो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मनुष्य, जिसको भी जल चाहिए। और आज हम क्या करते हैं कि हम जल को केवल और केवल इन बॉटल्स में पाते हैं, केवल और केवल। लास्ट वीक हम किसी साड़ी की दुकान में थे बनारस में, मैं बोला पानी चाहिए, तो ऐसे ही बॉटल लगेगा। और ये कितना वेस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं जो हमारे ही जल के सोर्सेज को पॉल्यूट कर रहा है। आई एम 50+ एंड बचपन में जब हम ट्रेन से भारत के एक एंड से दूसरे एंड पे जाते थे, हम हर स्टेशन पे पानी पीते थे और हमें कुछ नहीं होता था। वाटर यूज्ड टू बी सेफ। एनीबडी हु इज अबव 40 हियर विल कनेक्ट विद इट। लेकिन आज आप कहीं पानी पी ही नहीं सकते। तो ये पिछले 30-40 साल में हमने अपने पानी के साथ क्या कर दिया है? इज इट बिकॉज पानी इंडस्ट्री बन गया है तो पानी को खराब रखने में फायदा है? क्योंकि पानी साफ अगर टैप वाटर में आ गया तो वाटर वाली कंपनियां कहाँ जाएंगी? और इंसिडेंटली मैंने कोको कोला में काम किया है, वर्क विद कोको कोला इंडिया एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ लॉन्च ऑफ केले। एंड वी यूज्ड टू देन वेरी प्राउडली से कि हम 200 लोगों की टीम है, हम भारत के कोने-कोने में पानी पहुंचा देते हैं। और जल विभाग का इतना बड़ा PWD का सिस्टम आपके पास पानी नहीं पहुंचा पाता। लेकिन जब हम ब्रिटिश एरा की हिस्ट्री पढ़ते हैं, इनफैक्ट नेक्स्ट पे चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये पियाऊ है जो अभी भी भारत में बहुत जगह मिल जाते हैं। नेक्स्ट मॉडर्न पियाऊ ऐसे हो गए हैं और ये हो गए हैं। नेक्स्ट ग्रंथों में मिलता है कि इष्ट पूर्ति के लिए हमें बावड़ियाँ बनवानी चाहिए, कुएं बनवाने चाहिए। और वेरी इंटरेस्टिंगली आई थिंक देवी भागवत पुराण में मैंने पढ़ा था कि अगर आपको 1 यूनिट पुण्य मिलता है एक बावड़ी बनवाने से, तो उसकी मेंटेनेंस करने से आपको 100 यूनिट मिलता है, 100x पुण्य मिलता है अगर आप उसकी मेंटेनेंस करते हैं। तो अभी आप लोग जितनी बावड़ियाँ देख के आए हैं जो खराब हालत में है, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू अर्न दैट पुण्य। Each of you can work on at least one बावड़ी to get it clean. बावड़ियों की मेंटेनेंस, उनकी रेफरेंस, अब कथाएं लिखी हैं, दुर्गा कुंड में दुर्गा कुंड की कथा लिखी है, बट आप एक भी व्यक्ति को वहां बैठकर कोई आध्यात्मिक काम करते नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि उस गंदगी में आपके अंदर वो श्रद्धा भाव आएगा ही नहीं। Last stepwell in the recorded history was made in 1923. 1923 के बाद हमने stepwells बनाने बंद कर दिए, जो कि यूजुअली हमारे समाज के जो wealthy लोग होते थे, सेठ होते थे, राजा होते थे, जो भी धन अर्जित करते थे, अच्छा वो ये बावड़ियाँ बनाते थे। लेकिन जब ब्रिटिश आए
अनफॉर्चुनेट एक बुक है, नेक्स्ट पे जाइए ना, आपको बुक बनाती हूँ। ये एक किताब है, आज भी खड़े हैं तालाब, इंग्लिश हिंदी में, एंड अनुपम मिश्र जी की है। उन्होंने इसको कॉपीराइट फ्री रखा है, यू कैन इजीली डाउनलोड, एंड आई अर्ज ईच ऑफ यू टू रीड दिस बुक्स। उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है कि जब ब्रिटिश यहाँ आए, और ब्रिटिश रिमेंबर वो एक छोटे से आइलैंड से आए थे, बहुत छोटे से आइलैंड से आए थे जहाँ पर चीजें मैनेज करना बहुत आसान है। उन्होंने आके देखा कि एक एक शहर में 100-100, 150-150 बावड़ियाँ हैं। उन्होंने लैंड रिकॉर्ड्स मांगे कि किसकी है, किसने बनवाए, कौन इनको मेंटेन करता है। उनको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि वो कम्युनिटी करती थी, कम्युनिटी बनाती थी, कम्युनिटी उसका संचालन करती थी, मेंटेनेंस करती थी। जब जरूरत होती थी कोई श्रमदान देता था, कोई धन दान देता था, कोई सामर्थ्य दान देता था, कोई बनाने वालों की सेवा करता था। जिसके पास जो होता था वो देकर हम बावड़ियाँ बनाते थे। लेकिन जब ब्रिटिश आए, वो लोग डॉक्यूमेंट ढूंढते रहे, उनको डॉक्यूमेंट मिले नहीं, तो उन्होंने गैजेटियर लिखने शुरू किए, जिसमें ये सारी बावड़ियों को डॉक्यूमेंट कर दिया, और बाद में सबको अपने अंडर ले लिया ये कह के कि अब हम टैप वाटर आपको देते हैं। और फिर ये टैप वाटर का सिलसिला शुरू हुआ। टैप वाटर से क्या हुआ मुझे नहीं पता, मेरे पास कहाँ से पानी आ रहा है, अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पानी देना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। और ये जो डिस्टेंस आ गया हमारे और पानी के बीच में, वही रीजन है हमारे कुंडों की दुर्दशा या हमारे कुंडों की। और आज ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले 20 साल में हम ग्लोबलाइजेशन सुन रहे थे, लेकिन आज हम लोकलाइजेशन सुन रहे हैं। हमारे देश में हम बात करते हैं वोकल फॉर लोकल की, अमेरिका में बात हो रही है मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। एवरीबडी इज गोइंग बैक टू लोकल सोल्यूशन, और हमारा पानी का लोकल सोल्यूशन है हमारे कुंड, हमारी सरोवर, हमारे कुएं। उनको रिचार्ज करना क्लीन वाटर से, और उस पानी को यूज करना शुरू करना। नेक्स्ट, अब दुर्दशा बताने के बाद थोड़ी सिल्वर लाइनिंग। ये कल्पना रमेश जी हैं, हैदराबाद में रहती हैं, और इन्होंने कुंडों को रिवाइवल का काम शुरू किया है। ये कुंड जो है, इसे बंसीलाल पेट कुंड कहते हैं, हैदराबाद के सिकंदराबाद इलाके में है। इस कुंड को मैंने खुद देखा है। ये जितना अंदर है उतना ऊपर इसमें कचरा भरा हुआ है। आसपास सब घर थे और सब बाय डिफॉल्ट इसमें कचरा डालते थे। मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, बट शी हैड शेयर्ड, इनके साथ मेरा एक इंटरव्यू है, शी हैड शेयर्ड कि इसको खाली करने में करीब उनको 2 महीने लगे थे, और कितने ट्रक लगे उसका कचरा खाली करने में। फिर इसको रिवाइव किया गया, इसको एक कल्चरल स्पेस बनाया गया, और इसमें अब ample amount of local water is stored, and it has started recharging the local area. And this is a very good case study. इनका ये काम I think मोदी जी ने भी अपने मन की बात प्रोग्राम में मेंशन किया था कि इनसे इंस्पिरेशन लेके हमें अपनी वाटर बॉडीज को रिवाइव करना चाहिए। नेक्स्ट, ये जगह है, ये पहाड़ का एक ढलान है, झबुआ एमपी में। इसका एक वहाँ पे एक एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं हलमा। हलमा मतलब सारी कम्युनिटी मिल के कोई काम करती है पूरी कम्युनिटी के लिए। तो यहाँ पर पानी की बहुत अधिक किल्लत थी, तो एक संस्था ने बोला हम अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं रादर देन कीप आस्किंग द गवर्नमेंट। तो यहाँ 30,000 लोगों ने आई थिंक 1 या 2 दिन श्रमदान किया, और ये 30,000 ऐसी ट्रेंचेस खोद, ये जो आप धब्बे जैसा देख रहे हैं, ये ट्रेंचेस हैं, करीब 5 फीट बाय 5 फीट की ऐसी ट्रेंचेस हैं। इनको बना के पानी को डायरेक्ट किया, और 28 करोड़ लीटर पानी वो लोग एनुअली सेव करते हैं, सिर्फ 1 या 2 दिन के श्रमदान से। किसी ने कुछ पैसा नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं किया, उन लोगों ने अपने टाइम से 1 दिन या 2 दिन का समय निकाला जिसमें उन्होंने ये क्रिएट किया। एंड ये हमारे आज के एग्जाम्पल्स हैं, ये करीब 10-15 साल पुरानी बात है। तो ऐसे उन्होंने रिवाइव किया। ये नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार में, जो नई बन रही है। यहाँ इनके कैंपस में जाएंगे, करीब 500 एकड़ का कैंपस है, उसमें से करीब 300 एकड़ वाटर बॉडीज है, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं। और
बिहार का अपना एक सिस्टम है आहार पाइने। आहार बोलते हैं पॉन्ड को और पाइने बोलते हैं चैनल्स। तो वो जितना पानी वहाँ गिरता है वो चैनल्स के थ्रू इनमें चला जाता है। दे आर सेल्फ सस्टेन्ड इन वाटर, दे आर सेल्फ सस्टेन्ड इन इवन इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव अ ह्यूज सोलर पार्क। बट ये वाटर कंजर्वेशन यूजिंग द लोकल टेक्निक्स, जो बिहार की अपनी आहार पाइने सिस्टम है उसके थ्रू उन्होंने इसको रिवाइव किया है। नेक्स्ट, फिर हमारे कल्चर में है कुआं पूजन है, नर्मदा की परिक्रमा है। नेक्स्ट, ये हमारे जितने देवी देवता हैं वो नौकायान के लिए जाते हैं। ये जगन्नाथपुरी का है, जगन्नाथपुरी के जो देवता हैं तीनों, बलभद्र, जगन्नाथ और सुभद्रा जी, वो नौकायान के लिए जाते हैं। और ये नौका उत्सव हमें लगभग हर प्राचीन क्षेत्र में मिलता है। काशी में होता है कोई नौका उत्सव? आई डोंट थिंक सो। होता है लगभग हर तीर्थ में एक नौकायान होता है। और वो किस लिए होता है? जो एक हमारा आध्यात्मिक कारण है वो तो है ही, लेकिन दैट सर्व्स एज अ रिमाइंडर कि साल में एक बार तो इसे साफ करना। बहुत से हमारे रिचुअल्स, बहुत सी हमारी प्रथाएं इसलिए होती हैं कि आप एक पीरियोडिक साइकिल में उस जगह को साफ कर लें या उसको एक सुचारू रूप में चालू रखें। तो ये जगन्नाथपुरी की है, लेकिन हर तीर्थ पे, दक्षिण में तो जितने बड़े बड़े मंदिर हैं उनके देवताओं की नौका यात्रा उनके कुंडों में होती है, तो उसके लिए कुंड साफ होते हैं। ये केरल की फेमस स्नेक बोट रेस है जो भी मंदिरों से जुड़ी थी ओरिजिनली। अभी उसको हमने सेकुलराइज करके नेहरू ट्रॉफी बना दिया है, लेकिन ओरिजिनली ये वहाँ के आसपास के मंदिरों की प्रथा थी कि जब वहाँ की नदियों में बहुत पानी भर जाता है मानसून के बाद, तो वहाँ के जो युवा लोग हैं वो नौका रेस करते हैं। फिर हमारे जो कुंभ जैसे उत्सव हैं, कुंभ हमें पता है कि 4 जगह पे होता है, लेकिन एक टर्म है पुष्करम। पुष्करम भारत की हर नदी पे होता है 12 साल में एक बार। इट डिपेंड्स ऑन जुपिटर किस या बृहस्पति किस ग्रह में है, किस राशि में है। डिपेंडिंग ऑन दैट हर नदी पे एक मेला लगता है जिसमें कि नदी में स्नान किया जाता है, नदी को धन्यवाद दिया जाता है आपके पोषण के लिए। तो ये हमारी कल्चरल तरीके थे पानी से जुड़े रहने के, पानी को धन्यवाद देने के और ये एक्नॉलेज करने के कि पानी है तो जीवन है। पानी के और पानी, मुझे अपने लिए पानी का प्रबंध स्वयं करना है। कोई दिल्ली में बैठा कोई अफसर नहीं करेगा, ये मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि साफ पानी मिले। आज हमें ये भी नहीं पता कि हम किसको जाके कंप्लेन करें कि मेरे नल का पानी गंदा है। पूरी की पूरी आपकी वाटर प्यूरिफाइंग इंडस्ट्री उसके पीछे हो सकती है। तो जब लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं तो लोकल लेवल पे उनका सॉल्यूशन भी होता है। छोटी प्रॉब्लम्स होती है, छोटे सॉल्यूशंस होते हैं। प्लस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सब लोग नहीं इफेक्टेड होते हैं। अगर एक कुंड में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उस कुंड में डिपेंडेंट लोग ही इफेक्टेड होंगे, लेकिन आज अगर हमारी वाटर सप्लाई में कुछ मेजर इशू आ जाए तो हम सबके सब इम्पैक्टेड होंगे। तो हमको इन डायरेक्शन में सोचना चाहिए। ये कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो पानी को लेकर है। जल जीवन मिशन, नेशनल वाटर मिशन, एक वाटर रिसोर्स है। इंसिडेंटली इंडिया डजंट हैव अ डेटाबेस ऑफ इट्स ऑल इट्स रिवर्स एंड वाटर बॉडीज, बट आई थिंक ये थर्ड वाला जो है इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, दे आर ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट इन दैट डायरेक्शन। देन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने 75 वाटर हेरिटेज साइट्स पब्लिश की हैं। आप गूगल कर सकते हैं। 75 वाटर बॉडीज जो 100 साल से ज़्यादा पुरानी है और जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स पे बनी है। अब उसको आइडेंटिफाई करने के बाद क्या होगा वो भी देखना बाकी है। देन वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड में बहुत सारे फंड जो हैं वो वाटर बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए दिए जाते हैं। स्टॉकहोम में एक वाटर प्राइज भी दिया जाता है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज। सो आई थिंक people who have worked on this should aim for that prize at some point in time.
कुंड को आइडेंटिफाई कीजिए, इनमें से किसी फंडिंग एजेंसी से फंड लीजिए, एंड आई डोंट थिंक इंडिया हैज एवर वन दिस प्राइज। अच्छा तो होगा कि इंडिया शुड डिजाइन अ प्राइज, बिकॉज हम सबसे ज्यादा हमारे पास वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है। वी शुड डिजाइन अ प्राइज एंड वी शुड गिव द वर्ल्ड द प्राइज फॉर बेस्ट वाटर मैनेजमेंट। लेकिन उसके पहले हमें अपनी वाटर मैनेजमेंट उससे उसको अच्छा करना होगा। टैप वाटर, जितने डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ आप टैप वाटर पी सकते हैं, हमारे यहाँ आप कहीं का भी टैप वाटर नहीं पी सकते। ठीक है, कितना टाइम आता है मेरे पास? हो गया? नहीं, यहाँ ये मेरा लॉजिकल है, इसके बाद टेम्पल्स पे है, अगर आप सुनना चाहेंगे तो, नहीं तो आई कैन फिनिश इट एंड टेक क्वेश्चंस। So we'll wrap it up. Any questions or any feedback or any thoughts that you want to share? Next thing, yeah, I put on these stories at both my Insta handles, so anybody who wants to connect. But any questions or any feedback? आप लोगों ने बहुत अच्छा फर्स्ट स्टेप ले लिया है, एटलीस्ट आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में है। नदियों का जीवन का प्रवाह, बिल्कुल। बांध बना के उसको नष्ट कर रहे हैं। अमृतलाल बनर्जी ने अपनी नर्मदा परिक्रमा में लिखा है कि मैं आखिरी इंसान हूँ जो नर्मदा की परिक्रमा कर रहा हूँ, बिकॉज उसके बाद इतने बांध बन जाएंगे कि आप ओरिजिनल नदी तो के आसपास चल ही नहीं पाएंगे। आप सब जब बाहर गए तो बता रहे थे इंडिया में तो नदियों का डेटाबेस भी नहीं कि कितनी नदियां हैं, कितने कुंड हैं, कितने सरोवर हैं, ये डेटाबेस भी नहीं है हमारे पास। बनारस के ही अगर मैं आपको बोलूँ सारे कुंड गिनिए, अयोध्या का मेरे पास है अभी, लेकिन अगर मैं बनारस के बोलूँ मुझे नहीं लगता कि हमारे पास डेटाबेस भी है। और ये कल्पना जी जैसा मैंने एग्जांपल दिया, इतनी खूबसूरती से उन्होंने थ्रू CSR फंडिंग उसको किया है और उसको एक कल्चरल स्पेस बना दिया है। वहाँ पे मंदिर था गणेश जी का, उन्होंने उसको रिवाइव किया। सो देयर आर इंस्पायरिंग एग्जांपल्स अवेलेबल और आई थिंक मुझे तो बहुत चीज़ों के लिए लगता है बनारस शुड बी द पायनियर इन डूइंग दिस थिंग्स, क्योंकि पूरा भारत एटलीस्ट या भारतीय एटलीस्ट वी लुक एट बनारस, काशी, वाराणसी as the source of inspiration. Any questions from the students? Talk about conservation, I'll just put a very small example. The Ganga Action Plan has been into effect since 1999.
लगता है कि हमें कंज्यूमर माइंडसेट से हटना पड़ेगा और थोड़ा सा कन्वीनियंस को छोड़ना पड़ेगा। मुझे ये बताइए, ये वाटर बॉटल क्या है कन्वीनियंस में? एक्सेप्ट कन्वीनियंस, आप आराम से यहाँ 4 गिलास पानी रख सकते हैं। आप जितनी आपके स्विगी जोमेटो ऑर्डर्स हैं उसमें आप 10% 20% खाते हैं, बाकी वेस्ट करते हैं। तो हमें वी कैन कीप आस्किंग गवर्नमेंट्स टू डू थिंग्स, लेकिन हमारे जो दायित्व है उनको हम नहीं देखना चाहते। कैन वी रन अ कैंपेन फॉर एटलीस्ट 1 कुंड एंड से यहाँ पर कोई कचरा नहीं होता, या नीचे, इनफैक्ट आई फॉरगॉट टू मेंशन, जितने हमारे मंदिरों से जुड़े कुंड थे उनके नीचे हमें नेचुरल वाटर स्प्रिंग्स मिलते हैं। तो वो ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ नेचुरल वाटर स्प्रिंग मिला वहाँ कुंड बनाया, फिर मंदिर बना। जी जी, तो इसलिए, और वो चैनल्स अब क्या करते हैं, रेनोवेशन के नाम पे वो चैनल ही बंद कर देते हैं। ऊपर सीमेंट लगाया, चैनल था। तो जो लोग रेनोवेशन में हैं, और दक्षिण में बहुत लोग रेनोवेट कर रहे हैं, तो जो लोग उनको सबसे पहले तो सीमेंट निकाल के वो चैनल ढूंढने पड़ते हैं जिससे कि पानी नीचे धरती में जाए या नीचे धरती का पानी ऊपर आए। तो ये करके ही पता चलेगा। जैसे आपको करके पता चला कि वहां जाके ये दिक्कत आती है, और जो भी दिक्कतें आपने बोली मुझे लगता है बहुत छोटी सी है। इससे बड़ी बड़ी दिक्कतें आएंगी जब आप बड़े काम करने निकलेंगे। तो somebody said सफर में दुख तो होगी, तो चल सको तो चल, तो होगा। और कोई प्रश्न है? Will I answer you? आपको पता है बनारस में कुछ कुंड है जिन्हें ऐसा माना जाता है कि वो गंगा से भी प्राचीन है, जिसमें मणिकर्णिका है, चंद्रकूट है, और ये इसका मतलब वहाँ पर नेचुरल स्प्रिंग्स थे। अगर आप बनारस की टोपोलॉजी देखेंगे तो गंगा से आप जब घाटों पे जो चढ़ाई चढ़ते हैं, विच मीन्स वहाँ पहाड़ है, फिर पहाड़ से पानी निकल के आता होगा, तो वो पानी जो है वो गंगा का पानी नहीं है। मणिकर्णिका कुंड में जो पानी है ओरिजिनली था तो गंगा का पानी नहीं था, ये पहाड़ था, राइट, आनंदवन था। तो आपको ये टोपोलॉजी समझनी होगी कि ये जो कुंड है उसमें आई डोंट थिंक गंगा का पानी आता होगा। देखिए, मैं जो भी लिखा है उसको नहीं मानती, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग गंगा वाटर। हाँ, बाद में किसी ने बना दिया हो, पॉसिबल। जितने कुंड थे वो यूजुअली नदी से पानी नहीं लेते थे, वो ग्राउंड वाटर लेते थे या ग्राउंड में स्टोर करते थे, वही उनका पर्पस है। गंगा के पानी को यहाँ सप्लाई करना वाज नॉट द पर्पस ओरिजिनली। बीच में कभी हो गया वो पॉसिबल। Okay, thank you very much. Thank you for this opportunity.